नमस्कार दोस्तों, मैं रवि प्रकाश एजुकेशन योद्धा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है एक राजनीतिक उठापटक का दिन था। आज किसी की जीत हुई, किसी की हार हुई, लेकिन सबसे बड़ी हम अपने इस लोकतंत्र भारत की खूबसूरती को देखते हैं कि आज इतनी उठापटक के बाद भी आज जो जीता वो खुशी मनाया, जो हारा उसकी बधाई दिया। यही अपने देश की और अपने भारत की संस्कृति की एक विशेषता है। ठीक है ना। आइए अब इसी विशेषता के साथ हम अपने चैप्टर भूगोल का अध्ययन करेंगे। और एक बात दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है, कभी भी देखिए राजनीति के कारण अपने अपने विचारों को विचार हमारे अलग से हो सकते हैं, लेकिन राजनीति के कारण अपने पर्सनल रिलेशनशिप पे राजनीति को मत लाइए, क्योंकि पर्सनल रिलेशनशिप राजनीति से बढ़कर है। ठीक है ना। हो सकता है कि हमारे विचार किसी से अलग हो सकते हैं, लेकिन हम राजनीति में अलग कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो विचारधारा, जो हमारी भाईचारा, जो हमारी भारत की अखंडता और स्वतंत्रता है, ये हमेशा एक दूसरे के बीच बनी रहे। इन्हीं बातों के साथ आज हम अपने चैप्टर की शुरुआत करेंगे। और बार बार मेरा यही निवेदन है कि आप बिना किसी बात का डिस्कशन करते हुए आज इस मेरे वीडियो को देखिएगा, और कोई कमेंट नहीं, कोई कौन जीता, कोई कौन हारा। इससे हम विद्यार्थी हैं, हमारा जरूर एक मत होगा, हमने किसी को अपना मत दिया होगा। अगर जीता होगा तो सही, अगर हारा भी होगा तो ठीक है। जो जो हमारे आएंगे, हमारे नेतृत्व करता, हम उनका दिल से स्वीकार करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। इन्हीं बातों के साथ आइए हम अपना चैप्टर शुरुआत करते हैं। देखिए, आज विशेषकर हम भारत में फसलों के उत्पादन से, जो हमने प्रीवियस में पढ़ा, उसी का एक दूसरा है। हमने यहाँ तिलहन फसलों को और नगदी फसलों को यहाँ लिया है। ठीक है ना। भारत में तिलहन फसलें और नगदी फसलें को बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम जो फसल होती है उनके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। जिन मित्र, जिन दोस्त अगर नहीं देखे होंगे उस प्रीवियस वीडियो को देखिएगा, तब जाकर के आपको ये बात क्लियर आएगी। ठीक है। तो ये सारी बातें चर्चा हो चुकी थी कि हमारा देश कैसा है, मानसूनी है, किस तरह के मानसून में किस तरह की फसल होती है, सारी बातें चर्चा कर चुके हैं। देखिए, आप यहाँ एक डाटा देख रहे होंगे, देख रहे हैं। ये पूरा आज का जो चैप्टर है डाटाबेस, इसमें समझाने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन हाँ आपको मैं बताऊँ, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने अच्छे डाटा है ना, ये डाटा मैंने कई किताबों से कलेक्ट करके लाया हूँ, ताकि ये एग्जाम को आप देखेंगे भी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड सारे डाटाज हैं। एक एक फसल को लिया है, उसके बारे में सारा हमने स्टडी किया है। इस तरह करके एक हमने कलेक्शन किया है, और कलेक्शन को यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ। इसी कलेक्शन को आज हमें पूरे अपने अपने वे से ही पढ़ना है, और इसको अपने कॉपी में अच्छे तरीके से लिखना है। ठीक है ना। आइए हम आज अपना चैप्टर शुरुआत कर। देखिए, भारत में तिलहन फसलें का उत्पादन, ठीक है, देखिए क्या है, जो वाकई में जो तिलहन फसलों का उत्पादन होता है ना, आप देखेंगे जहाँ अनउपजाऊ मिट्टी होती है, कहाँ होती है, जहाँ अनउपजाऊ मिट्टी होती है, वही हम तिलहन फसलों का अध्ययन करते हैं। ठीक है। अनउपजाऊ मिट्टी, जहाँ बारिश की कमी, आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में जो बुंदेलखंड का एरिया होता है, वहाँ सबसे ज्यादा तिलहन फसलों का होता है। फिर उसको जो कुछ महाराष्ट्र एमपी के जो एरिया है जहाँ पानी की कमी होती है, उन एरिया में सबसे ज्यादा तिलहन फसलों का हम उपयोग पैदावार करते हैं। ठीक है। तो खाद्यान्न के बाद तिलहन का ही, जिसे खाद्यान्न फसलें होती है सबसे ज्यादा, उसके बाद तिलहन फसलों का ही क्या होता है, उत्पादन होता है भारत में। ठीक है। हम अभी चर्चा का जो तिलहन फसल है एमपी में, किस राज्य, एमपी में सबसे ज्यादा तिलहन फसलों का ही उत्पादन किया जाता है। ठीक है। एक एक डाटा आप याद करेंगे, देख रहे हैं हमने इसको लिख दिया है, एमपी में ही सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। ठीक है। देखिए, अब देखिए कौन सी तिलहन फसलें किस फसल के अंतर्गत आती है। जैसे देखिए, सरसों है, रबी की फसल है, ये भी सरसों क्या है, तिलहन फसल है, ये किस फसल का अंतर्गत, रबी में। और मूंगफली और सोयाबीन, देखिए मैंने एक नाम लिखा है, मूंगफली और सोयाबीन, ये दोनों खरीफ फसल के अंतर्गत आती है। किसके फसल के अंतर्गत आती है, खरीफ फसल के अंतर्गत। ठीक है, ये बात समझ में आए। देखिए, तिलहन फसलें जो है ना, तिलहन फसलों में सबसे ज्यादा किसका प्रोडक्शन किया जाता है, सोयाबीन का। किसका, सोयाबीन का। एक डाटा याद रखिए, किसका, सोयाबीन का। और सोयाबीन के बाद मूंगफली का। किसकी, सबसे ज्यादा जो खेती की जाती है तिलहन फसलों में, सबसे ज्यादा खेती की सोयाबीन का, सोयाबीन के बाद मूंगफली का। ठीक है, एक डाटा याद रखिएगा। अब आइए हम थोड़ा दूसरा और पढ़ते हैं। ये कहते हैं सूरजमुखी है, क्या है, सूरजमुखी। ठीक है। सूरजमुखी के तेल में, सूरजमुखी के तेल, उसमें 64% लाइनोलिक
कौन सा लाइनोलिक अम्ल होता है। क्या होता है? लाइनोलिक अम्ल होता है सूरजमुखी के, जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को साफ करता है। आप देखते हैं ना, अक्सर देखे जो पहले के लोग होते थे सूरजमुखी के तेल में ही तली हुई पूड़ियाँ खाते थे, जो बहुत ही स्वस्थ रहते थे। क्यों? क्योंकि जो सूरजमुखी होता है, सूरज में लाइनोलिक अम्ल पाया जाता है। ये लाइनोलिक जो अम्ल होता है हमारे जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो हमारे फैट को बढ़ने नहीं देता है, उसको ये कम साफ करने में क्या करता है? हेल्पफुल होता है। ठीक है, दिख रहा है ये डाटा एकदम आपको बायोलॉजी में भी मिलेगा, हर जगह डाटा मिलेगा, इसलिए हमने इस पूरे डाटा को लिख डाला है। आइए देखिए सरसों के बारे में हम पढ़ते हैं। किसके बारे में? सरसों भी एक तिलहन फसल है। सरसों के बारे में, सरसों को जब हम तेल लगाते हैं अपने सर वगैरह में, तो उस तीखापन लगता है, या फिर खाते भी ज्यादा तो वो भी तीखापन, जो तीखापन सरसों में आता है आइसोथायोसाइनेट के कारण। किसके कारण? आइसोथायोसाइनेट, इस नाम नोट करिएगा। आइसोथायोसाइनेट के कारण सरसों में क्या होता है? तीखापन होता है। ठीक है, इसमें एरोसिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सरसों में एरोसिक अम्ल पाया जाता है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। क्या होता है? मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। एक एक पॉइंट ध्यान देख लीजिए, देख रहे हैं। एक होता है तिलहन फसलों में कुसुम होता है, आप अक्सर पढ़े हुए कहीं ना कहीं। तो जो कुसुम होता है ना, कुसुम जो पौधा होता है, जैसे कि जो सब वाटरप्रूफ कपड़े होते हैं ना, वाटरप्रूफ कपड़ों के बनाने में इसी कुसुम पौधे का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। देख रहे हैं, किस कुसुम पौधों का यूज किया जाता है। ठीक है, इस तरह से हमारे 3-4 फसलें थी, मूंगफली थी, सूरजमुखी था, और आपका ये रबी की फसल में ये मैं सूरजमुखी था। इन सब में हमने आपको कुसुम था, इसमें से जो इनके इंपॉर्टेंट, जो कहीं ना कहीं इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनाए हैं, ऐसे क्वेश्चनों का हमने स्टडी किया। देखिए अब हमें फंसा है नगदी फसल। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें जानना है कि नगदी फसलें क्या होती है। अच्छा, नगदी का मतलब आप अक्सर गांव में सुन रहे होंगे कि अरे बोलते हैं अक्सर गांव में, तुम्हारा बेटुआ नगद कितना कमाता है, ऐसा बोलते हैं ना, तुम्हारा बेटुआ कितना नगद कमाता है। नगदी यानी पैसे से यहाँ रिलेटेड है। ऐसी फसलें जिसको हम इंग्लिश में कॉमर्शियल क्रॉप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमर्शियल क्रॉप भी बोलते हैं। ऐसी फसलें जो हम अपने कॉमर्स के लिए, यानी हमने अपने व्यापार के लिए यूज करते हैं, ऐसी फसलों को क्या बोलते हैं? नगदी फसलें बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए नगदी फसलों में हम बेसिकली किसका यहाँ स्टडी करेंगे। इस यहाँ पे पहला है रबड़ है, गन्ना है, कपास है, जूट है, चाय, कहवा, तंबाकू। देख रहे हैं, इतने ही हम क्या करेंगे? इन नगदी फसलों का अध्ययन करेंगे। किस राज्य में किसका उत्पादन ज्यादा है, किस स्टेट में इनका उत्पादन है, इनका स्थान क्या है, इनका कुल क्या है, सारी बातों को देखिए हम आज पढ़ने वाले हैं। जितने आज पॉइंट मिलेंगे ना, आपको एक भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग हो। ठीक है ना, आप एक एक पॉइंट को एकदम डीपली स्टडी करें। आइए देखिए, पहला जो हमारा है गन्ना। क्या है? गन्ना है। ये गन्ना का मैंने पढ़ लिया। गन्ना क्या है? एक ग्रेमनी कुल का पौधा है। फिर इसको ध्यान करिए, लिखिए इसको। गन्ना क्या है? एक ग्रेमनी कुल का पौधा है। और गन्ना में क्या होता है? यह पूरे वर्ष बने, यह वार्षिक फसल है। कैसी फसल है? वार्षिक फसल है। इस गन्ना को पैदा करने में पूरे 1 साल लगता है। और ये उष्णकटिबंधीय पौधा है। क्या है? उष्णकटिबंधीय पौधा है। और इसे ज्यादा से ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। यह वहीं ज्यादा होता है जहां पानी सबसे ज्यादा इनको मिलता है। देखिए, ठीक है। अब गन्ना का उत्पादन किन देश में और किन राज्यों में अधिक होता है? तो गन्ना का उत्पादन सबसे ज्यादा ब्राजील में होता है, उसके बाद भारत में होता है। क्या होता है? भारत में। ठीक है, क्लियर बात। अब देखिए, जो चीनी है ना, चीनी, गन्ना से क्या मिलता है? हमें चीनी प्राप्त होती है, गुड़ प्राप्त होता है। तो जो चीनी की सबसे खपत कहाँ होती है पूरे विश्व में? भारत में। इस पॉइंट को भी देखेंगे, जो चीनी की सबसे खपत होती है कहाँ? भारत में। क्लियर। लेकिन आप देखेंगे जो ब्राजील है ना, ब्राजील गन्ना और चीनी के उत्पादन में सबसे ज्यादा है। क्या है? गन्ना और चीनी के उत्पादन में। क्लियर। अब आप एक यहाँ पॉइंट हम देखेंगे कि हम सरकार के द्वारा फसलों के लिए एमएसपी जारी की जाती है। क्या जारी की जाती है? एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी जारी किया जाता है, जिसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। लेकिन ये गन्ना ऐसा है, तो गन्ना एक ऐसा फसल है जिसके लिए एमएसपी नहीं, इसके लिए उचित लाभकारी मूल्य क्या जारी करते हैं? उचित लाभकारी मूल्य यहाँ हम गन्ना के लिए जारी करते हैं। क्लियर बात। आइए यहाँ देखिए, राज्यों में सब हमने देखा नहीं है कि जो सबसे ज्यादा ब्राजील में होता है गन्ना, उसके बाद भारत में। यह देखिए, राज्यों में आप देखेंगे सबसे ज्यादा कहाँ होता है गन्ना? कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। क्लियर।
राज्यों में गन्ना चीनी कहाँ होता है? महाराष्ट्र में, उसके बाद से यूपी में। क्लियर? सबसे ज्यादा कहाँ होता है? महाराष्ट्र में, यूपी में। अब देखिए हमें पता है कि जो गन्ना होता है, गन्ना से चीनी नहीं, गन्ना से तो चीनी प्राप्त होता है, लेकिन गन्ना जो है ये कटाई करके जाता है चीनी मिलों में, और चीनी मिलों से हमें कहा था चीनी प्राप्त होती है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि भारत की किस राज्य में सबसे ज्यादा चीनी मिलें हैं? तो भारत में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में चीनी मिलें हैं। क्लियर होगी? अब आइए यहाँ देखिए गन्ना का उत्पादन, जो गन्ना का उत्पादन है सबसे ज्यादा कहाँ होता है? हवाई द्वीप पर और क्यूबा में। कहाँ? हवाई द्वीप और क्यूबा। क्लियर? अब देखिए यहां से देखेंगे चीनी संस्थान, दो हम संस्थान का पढ़ा और गन्ना संस्थान, दोनों में बहुत मोस्ट हमेशा कंफ्यूजन होता है कि चीनी संस्थान कहाँ है, गन्ना संस्थान कहाँ है। तो जो चीनी संस्थान है वो कानपुर में, और जो गन्ना संस्थान है वो कहाँ है? लखनऊ। क्लियर बात? दोनों ये तो भाई कई बार बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है गन्ना संस्थान कहाँ है और आपका चीनी संस्थान। चीनी जो संस्थान है यहाँ प्रयागराज के बगल में कानपुर है, वहां पर है, और गन्ना संस्थान लखनऊ में। क्लियर? आइए ये हमारा था गन्ना से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम देखेंगे रबड़। क्या है? रबड़ हमारा दूसरा क्या? रबड़ है। रबड़ भी क्या है? एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। ये भी कैसा है? एक उष्णकटिबंधीय पौधा है, और जिसका मूल निवास जो है ना, जो रबड़ सबसे ज्यादा पाया जाता है, जिसका मूल निवास है अमेजन घाटी है। कहाँ है? अमेजन घाटी है। ठीक, बात क्लियर होगी? जो ये भी किसके कुल का पौधा है? ये उष्णकटिबंधीय पौधा है, और जो सबसे ज्यादा रबड़ पाया जाता है, रबड़ कहाँ पाया जाता है? आप अमेजन घाटी में। और देखिए रबड़ जो प्राप्त किया जाता है, देखिए जो चीजें हो, जो हमारी फसल होती है, कोई जड़ से, कोई तना से, कोई पत्तियों से, कोई कुछ से, लेकिन जो रबड़ होता है, रबड़ के पेड़ के दूध से प्राप्त होता है। किससे? रबड़ के पेड़ के दूध से प्राप्त होता है। ये बात नोट करिएगा। और देखिए जो सबसे उच्च किस्म का, जो सबसे उच्च किस्म का जो रबड़ होता है वो पारा किस्म। कौन सा है? पारा किस्म का सबसे सर्वोत्तम किस्म होता है। और रबड़ के उत्पादन के लिए हमने अभी आपको बताया कि ये उष्णकटिबंधीय पौधा है, यानी क्या रबड़ के उत्पादन के लिए 200 से 250 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता होती है। और जो इस मिट्टी में होता है वो कौन सी मिट्टी है? लेटराइट या लाल मिट्टी में रबड़ का उत्पादन होता है। ये बात क्लियर होगी? आपको दिख रहा है? देखिए आइए ये जो भारत में, किसमें? भारत में सबसे ज्यादा रबड़ कहाँ होता है? देख रहे हैं ना? किसमें है? केरल राज्य में। कौन सा राज्य में? केरल राज्य में भारत में सबसे ज्यादा होता है। और देख रहे हैं क्या हो गया? और देखिए उत्पादक हो गया, उसके बाद प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक कहाँ उत्पादन होता है? देखिए अब आपको बता दें, भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन केरल राज्य में होता है। क्लियर? और प्रति हेक्टेयर सबसे सर्वाधिक होता है भारत में, और उत्पादन में चौथा स्थान है। मैं समझाता हूं आपको। देखिए प्रति हेक्टेयर से यानी क्या? प्रति हेक्टेयर भूमि में भारत में रबड़ सबसे ज्यादा होता है, लेकिन उत्पादन की दृष्टि से यानी प्रोडक्शन की दृष्टि से भारत का चौथे स्थान पर है। पूरे विश्व में प्रोडक्शन का स्थान पर चौथे स्थान पर, लेकिन प्रति हेक्टेयर यानी एक हेक्टेयर में भारत कितना उत्पादन कर रहा है, यानी एक हेक्टेयर में भारत सर्वाधिक उत्पादन करता है पूरे विश्व में। क्लियर बात? आइए यहां सब हम कपास की पढ़ेंगे। क्या? देखिए जो देखिए हम आपको पढ़ा रहे थे जब मिट्टी, तो मिट्टी में हम लोग कपासीय मिट्टी, तो यही सब उसको रिलेट करेंगे, कपास को और कपासीय मिट्टी को। कपासीय जो मिट्टी होती है हम काली मिट्टी कपासीय मिट्टी बोलते हैं, और कपासीय मिट्टी होती है काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी को हम लावा मिट्टी बोलते हैं। यानी यहाँ पता चल गया कि जो कपास होता है ये लावा मिट्टी में कहाँ होता है? सबसे ज्यादा होता है। कहाँ होता है? लावा मिट्टी में सबसे ज्यादा होता है। कहाँ? कपास होता है। ठीक है? यहाँ जो होता है मालवेसी कुल का पौधा है। कहाँ? किस कुल का पौधा? मालवेसी कुल का पौधा है। क्लियर हो गया? अब देखिए खेती में प्रथम, भारत में जो क्या होता है इसका? खेती में प्रथम स्थान है, और उत्पादन में दूसरा स्थान है। जहाँ भारत में कपास की खेती सबसे ज्यादा होती है, लेकिन उसका उत्पादन में दूसरा स्थान है। और जो भारत में, देखिए भारत में किसमें सबसे ज्यादा होता है? गुजरात में, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में। कहाँ? गुजरात में, महाराष्ट्र में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में। क्लियर बात? अब देखिए जो कपास का रेशा होता है ना, जो कपास का रेशा होता है वो 25 से लगभग 5 से 25 सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है? लेकिन जो सबसे अच्छा जो कपास माना जाता है उसका, जिसका 5 सेंटीमीटर की लंबाई होती है, उसकी क्या होती है? उस कपास को सबसे अच्छा माना जाता है। क्लियर होगी बात? अब आइए चाय। देखिए चाय के बारे में 2-3 फैक्ट है, हमको बता देते हैं। जो चाय का कंसेप्ट है, चाय भारत में नहीं होता था। आज हम बता दें मित्रों, चाय भारत का
मूल निवास चाय का भारत में नहीं है। चाय जो है तो चीन से आया गया है। 1834 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, किसके द्वारा? 1834 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा चीन से मंगाकर भारत के असम घाटी में, कहा? चीन से मंगाकर भारत के असम घाटी में चाय का उत्पादन प्रारंभ की गई। ठीक है, आज जो भारत में सबसे ज्यादा चाय असम में, पश्चिम बंगाल में और तमिलनाडु में, क्या है? असम में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में पाया जाता है। क्लियर बात? और उसके लिए चाय के लिए 150 से 250 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता होती है। जो ये पर्वतीय ढालों पे इसकी खेती होती है। कहाँ होती है? पर्वतीय ढालों पर। और इसके लिए हरी और गंधक मिट्टी, इसके लिए कौन सी मिट्टी की आवश्यकता होती है? हरी और गंधक, जो गंधक युक्त तो मिट्टी होती है ना, वहां पर चाय की खेती की जाती है। ठीक है, तो चाय से जितने पॉइंट्स सारे मैंने आपको बता दिए। अब आइए कहवा। चाय के बाद हमारा अगला है कहवा। कहवा का जो मूल स्थान है ना वो अमेजन घाटी है। जो भी अभी हम चाय देख रहे थे, जो चाय का मूल स्थान था चीन था, वैसे ही ठीक उसी प्रकार से जो कहवा का मूल स्थान है ये कहाँ है? अमेजन घाटी है। कहाँ है? अमेजन घाटी है। अब देखिए 17वीं शताब्दी में बाबा बुदन द्वारा भारत में लाया गया था। जो कहवा है ना, अरब से, कहाँ से? अरब से 17वीं शताब्दी में बाबा बुदन द्वारा भारत में लाया गया था। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। और इसका सर्वाधिक उत्पादन, भारत में सर्वाधिक जो उत्पादन होता वह कहा? कर्नाटक में। कहा? कर्नाटक में। और भारत में कुल उत्पादन का 68%, कितना? भारत में कुल उत्पादन का 68% उत्पादन भारत में यही कर्नाटक से किया जाता है। क्लियर बात हो गई। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब देखेंगे यहाँ इस कहवा का हम 4 किस्म का अध्ययन करते हैं। कितने किस्म का? 4 किस्म का अध्ययन करते हैं, जिसमें से अरेबिका और रोबस्टा, दोनों पॉइंट ना, दोनों नाम लिखिए आप। अरेबिका और रोबस्टा ये दोनों भारत में पाए जाते हैं। 2 किस्म, हम दुनिया में 4 किस्म पाए जाते हैं, जिसमें से अरेबिका और रोबस्टा भारत में पाए जाते हैं। और एक है मोका, देख रहे हैं ना, मोका यमन तट पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मैंने यहाँ लिखा भी है, मोका यमन तट पर पाया जाता है। और ब्लू माउंटेन भी एक माउंटेन, इसको माउंटेन मत समझिएगा, ये माउंटेन नहीं, इसका नाम है, कहवा का एक किस्म है, उसका नाम है, जो जमैका में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, ये होगी आपके 4 किस्म था। इन चारों किस्मों का नाम, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, मैंने एक एक पॉइंट करके लिखवा दिया। अब देखिए जो कहवा विश्व में सबसे ज्यादा होता है, कहाँ पर होता है? ब्राजील में, उसके बाद से वियतनाम में, उसके बाद से इंडोनेशिया में। सबसे ज्यादा कहाँ होता है? ब्राजील में, उसके बाद से वियतनाम में, उसके बाद से इंडोनेशिया में। क्लियर बात? अब आइए दूसरा पॉइंट। अब हमारा ये लास्ट है फसल है तंबाकू। क्या है? तंबाकू है। ठीक है, देखिए देखते हैं ना भारत में इसके तंबाकू के शौकीन बहुत होते हैं। भारत के में और कोई नहीं, देहात में चले जाएंगे तो ये तंबाकू वाले सिस्टम बहुत चलते हैं। लोग ऐसा बोलते हैं कि जब तक ये लोग गाँव में तो ऐसा सुनने को अक्सर मिलता है कि जब तक लोग तंबाकू नहीं खाते तब तक फ्रेश नहीं होते हैं। तो हर लोग अपना अपना खाने का तरीका है, हो सकता किसी का बहाना हो सकता है, किसी की आवश्यकता पड़ गई हुई है, तो इस तरह से है। लेकिन आप लोगों से यही निवेदन और आग्रह है कि आप लोग तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे। बस हमें यहाँ पढ़ना है, क्योंकि हमारा देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि जो हमें ना चाहते हुए पढ़ना पड़ता है। हो सकता है कि हमारे लाइफ में यूजफुल हो या ना हो, बट हमारा जब हम सिविल एस्पिरेंट्स हैं तो हमें जीएस के अकॉर्डिंग उनको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उसी तरह हम आगे तंबाकू के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए जो तंबाकू का मूल स्थान है वो कहाँ है? अमेजन घाटी है। कहाँ पर है? अमेजन घाटी है। अब इसके भी 2 किस्म पाए जाते हैं। कितने किस्म? 2 किस्म पाए जाते हैं। एक है निकोटियाना टोबैकम। क्या है? निकोटियाना टोबैकम। कौन सा है? फिर से नाम देखिए, निकोटियाना टोबैकम। ये भारत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? भारत में। ठीक है, दिख रहा है ना? ठीक है। अब इसका हम इतिहास में जानते हैं कि 17वीं शताब्दी में जहांगीर के काल में, कहा 17वीं शताब्दी में जहांगीर के काल में पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। कहाँ लाया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा। क्लियर बात? ये इसका एक इतिहास था, यहाँ पे मैं लिख दिया था। और ये सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश, उसके बाद गुजरात में पाया जाता है। क्लियर? अब देखिए विश्व स्तर पर, ये तो हो गया राज्य स्तर पर सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश और गुजरात में। अब ये राज्य विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा चीन में, उसके बाद भारत में। कहा? सबसे ज्यादा चीन में और ये भारत में।
और यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बता दें, जो तंबाकू निषेध दिवस, कौन सा तंबाकू निषेध दिवस है, 21 मई को मनाया जाता है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। जो दिवस होता है दिवस वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, तंबाकू निषेध दिवस जो होता है 31 मई को मनाया जाता है। भाई हमारे तरफ से भी यही निवेदन है कि आप लोग भी तंबाकू ना खाइएगा, तंबाकू निषेध दिवस विशेषकर जागरूकता के लिए ही मनाया जाता है, ताकि इससे लोग जागरूक होकर के तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो और हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, योद्धा यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी यही हम कहना चाहेंगे आप लोगों से कि आप लोग किसी प्रकार का तंबाकू या कोई भी नशा नहीं करेंगे, ठीक है। आइए आगे हम देखते हैं। देखिए हमने यहाँ कुछ लिया है, कुछ हमने फसलों का नाम लिया है, उसको हम यहाँ देखते हैं, ठीक है। देखिए एक फसल है हमारा जूट। जूट से कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमें इतना ध्यान रखना है कि जूट एक रेशेदार, क्या है, रेशेदार फसल है, जिससे हम देखते ना कि बोरियों का जो निर्माण, बोरियां होती है ना, बोरियों का निर्माण करते हैं इसी जूट से। और इस जूट का उत्पादन 70%, पूरे भारत का 70% उत्पादन कहाँ से होता है, वेस्ट बंगाल से। कहाँ से होता है, वेस्ट बंगाल से, ठीक है। और जो जूट है, जूट जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान है ना, उन मैदानों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। और ये मैदान बनते का है, अगर मैं आपको नदियां पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वो बांग्लादेश में पड़ता है। तो जाहिर सी बात है पूरे विश्व में कहाँ होगा, बांग्लादेश में होगा। कहाँ होगा, बांग्लादेश। इसी जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, बांग्लादेश में। क्लियर बात, यहाँ से आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए। आइए हम कुछ इसमें फैक्ट है, कुछ इन फैक्टों को मैंने डाटा करके लिखा है, आप इस फैक्ट को लिख डालें, ठीक है। देखिए चावल, पहला हमारा फसल है चावल। चावल सबसे ज्यादा विश्व में 3 देश कौन कौन से हैं, चीन, यूएसए, भारत। इसको नोट करिए कॉपी में, कौन कौन से, चीन, यूएसए, भारत। और राज्यों में उत्तर प्रदेश। कहाँ है, राज्यों में उत्तर प्रदेश में चावल ज्यादा होता है। ऐसे जैसे हमने लिखा है वैसे ही आप भी अपने कॉपी में एक लिस्ट तैयार करिए। गेहूं कहाँ होता है, चीन में, भारत में, इंडोनेशिया में। ये क्रम लिखा है, सबसे ज्यादा चीन, उसके बाद भारत, उसके बाद इंडोनेशिया। और आपका सबसे ज्यादा उसमें कहाँ होता है, वेस्ट बंगाल। कहाँ, वेस्ट बंगाल, ठीक है। मक्का सबसे ज्यादा कहाँ होता है, यूएसए में, चीन में। और भारत में कर्नाटक में सबसे ज्यादा मक्का होता है। उसके ज्वार कहाँ होता है, भारत में, नाइजीरिया में और राज्य में महाराष्ट्र। बाजरा कहाँ होता है, नाइजीरिया में, और राज्य में राजस्थान। मोटा अनाज कहाँ होता है, भारत में, राज्य में राजस्थान। देखिए एक मैं बता दे रहा हूँ, आप इसको ऐसे राइट डाउन कर लीजिए। दलहन फसलें कहाँ होती हैं, भारत में और राज्यों में, एमपी में। तिलहन फसलें कहाँ होती हैं, चीन में और आपके यहाँ एमपी में। नारियल कहाँ होता है, इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा होता है और भारत में, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा नारियल होता है, ठीक है। इस तरह से हमारा आज का जो तिलहन फसलें और नकदी फसलें आज दोनों कंप्लीट हो गया। इससे पहले हम कृषि और फसलों के बारे में एक वीडियो बनाए हैं, जिसमें जल और कृषि का दोनों पॉइंट मिला करके बनाए हैं। आज हमारा ये पूरा एक खत्म हो गया। अब देखिए दोस्तों, कल से हम पढ़ेंगे खनिज संसाधन। ये तो हो गया हमारा जल संसाधन, ठीक है। उसके बाद कृषि हो गई। हम कल से पढ़ेंगे खनिज संसाधन, और खनिज संसाधन पढ़ेंगे कौन सा खनिज किस स्थान पर पाया जाता है। इसी के साथ एक अच्छा बहुत ही खनिज संसाधन चैप्टर से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। इसलिए जो आने वाला जो हमारा चैप्टर होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो इसी इंपॉर्टेंट सेशन के साथ आप अपने मित्रों को भी जोड़ते रहिए, ताकि हमारा जो एक कारवा चला है ना, कारवा चला सिलेक्शन का। कैसा कारवा चला है, कारवा चला सिलेक्शन का। अब चुनाव भी हो चुका है, वैकेंसियां भी आने वाली है, तो इसी के अकॉर्डिंग मैं भी ये भी सोचता हूँ कि मंत्रिमंडल के विस्तार होते होते, मंत्रिमंडल गठन होते होते, कम से कम हम अपना जीएस का एक बड़ा पोर्शन जो ज्योग्राफी है, ईवीएस है, इसको खत्म करने के बाद हम पॉलिटी पे आएंगे, ठीक है ना। तो आज चलिए, अब लगभग देखिए, हमको लगता है कि आपका ये अब इसमें इंडियन ज्योग्राफी में खनिज संसाधन, कुछ इंपॉर्टेंट बंदरगाह वगैरह से हम बता देंगे, तो ये आपको कंप्लीट हो जाएगा। यानी बहुत ज़्यादा रहना ही गया। उसके बाद हमको लगता है कि 20 दिन लगेंगे इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी में,